नमस्कार दोस्तों, आप खुश होते रहिए विदेशी बहू सुनकर, आप खुश होते रहिए पप्पू सुनकर, आप खुश होते रहिए श्रीमती सोनिया गांधी हो, उनकी बेटी प्रियंका गांधी हो, उनके बच्चे हो, पंडित नेहरू हो, उनकी बहन हो और उनके किसी के स्विम सूट में फोटो को देख करके, किसी के अपनी बहन को प्यार करते हुए को अलग तरीके से दर्शाते हुए फोटो को देख करके, और कभी किसी भी और चीज को लेकर खुश होइए और लतीफे बनाइए, तमाम सारे चुटकुलों छोड़िए और तमाम कहानियां गढ़ डालिए। स्टोरी टेलिंग, नेहरू ये करते थे, नेहरू वो करते थे, नेहरू ये थे, वो थे। लेकिन देश बर्बाद करने वाले क्या जाने कि देश कैसे बना है? देश बर्बाद करने वाले कैसे जानेंगे कि देश को बनाने के लिए क्या क्या बलिदान दिए गए? और आग लगाते रहिए, राज करते रहिए। जी हां, ये आज की पॉलिसी नहीं है। तो आप जान लीजिए कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे हो रहे हैं, और अब उन दंगों की आग देश के तमाम हिस्सों में भी पनपने लगी, तो वह सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इस एक उपन्यास है अगाध क्रिस्टी का, और उस उपन्यास में यही हर बार खोजा जाता है, जासूस खोजता है कि हत्यारा कौन है, किसको सबसे ज्यादा लाभ होगा, कहां और कैसे कैसे लाभ होगा। तो जब वह उपन्यास में खोजता है तो हम भी इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि आखिर मुर्शिदाबाद की इस हिंसा से, इस सांप्रदायिक दंगे से किसको लाभ हो रहा है। तब हम देखेंगे कि 2026 में बंगाल के चुनाव हैं, अभी नहीं है, लेकिन अभी बिहार में चुनाव है, और जो वहां लोग पकड़े जा रहे हैं आरोपी कह के, वो बिहार के लोग हैं। अब यदि वहां पर यह ध्रुवीकरण होगा तो उसका लाभ बिहार में मिलेगा। इसके बाद तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है, और इस तरह से जो ये चुनाव है, इनमें किस तरह से ध्रुवीकरण किया जाएगा और किस तरह से इसका लाभ उठाया जाएगा, यह साजिश। अब इस साजिश को डिकोड करते हैं। इसको डिकोड करने के लिए हमें कुछ लेटर देखने होंगे। यह एक लेटर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को 5 सितंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, माय डियर वल्लभ भाई, लास्ट नाइट, इंग्लिश में है तो मैं इसको हिंदी में वैसे बता देता हूं कि रात को करीब 500 लोग जिस तरीके से आए हैं बाहर से, और जिस तरीके से पूरी कोशिश चल रही है और सारी साजिश चल रही है, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि बड़ी आग दिल्ली में होने वाली है, भड़कने वाली है, और बड़ा घटना होने वाली है। उसके जवाब में सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत उस लेटर का जवाब देते हैं, माय डियर जो है राजन बाबू करके वो लिखते हैं, और राजन बाबू, और उसमें बताते हैं, आई एम सेंडिंग यू हेयर विद अ कॉपी ऑफ द डेली सिचुएशन रिपोर्ट। तो कि मैं आपको रोज की सिचुएशन रिपोर्ट दे रहा हूं और बता रहा हूं क्या क्या कैसे कैसे स्थितियां हैं। तो अब आप समझिए, और उसमें वो बता देते हैं कि इस दंगे में है कौन। तो यह है दंगे में है। अब आता हूं कि क्या सिर्फ यही है? अब यहां पर सवाल आता है, क्या यही है? नहीं, इस दंगे में दोनों हैं, एक मुस्लिम लीग है, एक हिंदू महासभा है, यानी आरएसएस है, और जो पाकिस्तान चली गई वह मुस्लिम लीग है। तो आप कहेंगे अच्छा, तो खेल क्या था? खेल जो था वही समझने वाला है
कि किस तरीके से यह खेल रचा गया और क्या हुआ। आप इसको देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उसी बंगाल के पहले डिप्टी सीएम रहे थे, और फजलुल हक, बैरिस्टर फजलुल हक थे, वो वहां के मुख्यमंत्री थे। फजलुल हक कौन थे? वो मुस्लिम लीग के थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? वो हिंदू महासभा के प्रमुख। यानी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार चला रहे थे और दंगे हो रहे थे। एक हिंदू को मार रहा था, एक मुसलमान को मार रहा था। तब इसी पे ही बात कर लेते हैं। तो 1947 की जब बात है, अंतरिम सरकार बन रही थी, उस वक्त में जो खेल हो रहा था वो आप देखिए। पहले आपको बता दूं खेल क्या हो रहा था, कि बंगाल के भीतर बड़ी भारी तादाद में जितने नोवाखली में मारे गए थे हिंदू, उससे ज्यादा मुसलमान मारे गए थे बिहार में। और मारे जा रहे थे हिंदू कहां? दिल्ली में। मारे जा रहे थे मुसलमान जम्मू में, और इस तरह से पंजाब में मारे जा रहे थे और जगह मारे जा रहे। अब आप सोचिए कि इतना सब कुछ हो रहा था, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार रहे थे, कहां कौन, कहीं कोई ज्यादा मार रहा था, कहीं कोई ज्यादा मार रहा था। तो गांधी जी नोवाखली ही क्यों गए? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन से जब चर्चा हुई तो नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद और साथ में महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को यह बताया गया कि सबसे ज्यादा खतरनाक हिंदुओं के लिए जगह है तो इस समय नोवाखली है, वहां सबसे ज्यादा हिंदुओं पे हमले हो। तो महात्मा जी गए कहां? उस बंगाल में जहां सबसे बड़ी आग सुलग रही थी, नोवाखली। और जब वहां वो जाते हैं, उस वक्त आप इतना समझ लियो, उस वक्त जो वहां का गवर्नर होता है वो सोहरावर्दी होता है, मुसलमान होता है साहब। वहां जाकर के वो रुकते हैं, जाकर के हैदरी मंजिल में, और वहां से वो कह देते हैं कि मैं मर जाऊंगा अनशन करते, यदि आप शांत नहीं बैठेंगे आप नहीं होंगे। अंत में गांधी जी का इतना असर पड़ता है कि मुसलमान सारे आकर के हैदरी मंजिल में नीचे खड़े हो जाते हैं और रोते हुए कहते हैं हम नहीं मारेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, आप अनशन खत्म कर दो। उस समय डॉक्टर सुशीला नैयर ने यह रिपोर्ट दे दी थी कि बापू सिर्फ 72 घंटे के मेहमान हैं, क्योंकि बापू की किडनी में इतना ज्यादा एसिड बन गया है कि अब उनका बचना मुश्किल है यदि उनको तत्काल नहीं दिया गया लिक्विड और सारी चीज। और बापू ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी, वो कुछ भी नहीं ले रहे थे, मरणासन हालत में सबने वो कर दिया। उधर आप यदि देखें, बलराज मधोक जो आरएसएस का था, वो बलराज मधोक जम्मू में दंगे फसाद करा रहा था, और वहां से मुसलमानों को मार मार के वो किया जा रहा था। तो वो बेचारे घाटी में भाग रहे थे, कुछ और भाग रहे थे, तो इस तरह की स्थिति थी। लेकिन पंडित नेहरू ने, जो इस समय वहां मुख्यमंत्री हैं, उनके दादा को कहा कि शेख अब्दुल्ला को, कि अब्दुल्ला साहब आपको सिर्फ एक चीज करनी, वहां बचाइए किसी तरीके से। वहां पर यह नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं को मारा जाए। और कश्मीर के लोगों ने हिंदुओं को बिल्कुल नहीं मारा, बिल्कुल नहीं। इससे आप समझिए, जिस कश्मीर से 1990 में भाजपा समर्थित सरकार में कश्मीरी पंडित मार के निकाले गए, वहां एक भी हिंदू नहीं मरने दिया गया। लेकिन यहां यह हुआ। दिल्ली का मैं बता ही चुका हूं, जैसे साजिश रची जा रही थी और आरएसएस की पूरी टीम लगी हुई थी। गांधी वहां से शांत करा के आते हैं और आकर के इधर पटेल को कहते हैं गांधी जी
कि आप बंगाल के बाद में बिहार को शांत कीजिए, नहीं तो मैं उस पटेल को भूल जाऊंगा जिसको मैं इतना प्यार करता हूं। और पटेल जी जान लगा देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत तमाम सारे लोगों को लगाते हैं कि वहां शांति स्थापित हो। और गांधी जी आ जाते हैं ट्रेन से दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली में जहां मुसलमान मारे जा रहे थे वहां उन्हें बचाने के लिए वो अनशन करते हैं बिरला हाउस पे। और अंत में क्या होता है, गांधी हिंदू मुस्लिम दोनों को शांत कर देते हैं। तो यही चित्पावन ब्राह्मण जो आरएसएस के प्रमुख होते हैं, जिससे उस चित्पावन ब्राह्मण गोडसे हो, सावरकर हो, जो भी हो, इन सब की टीम से ये लोग आते हैं और गांधी को मार देते हैं, उस गांधी की छाती में गोली उतार देते हैं। ऐसे देश बचाया गया, ऐसे बनाया गया। तो इसका दर्द कौन महसूस करेगा? आज जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आज जो बंगाल में आग सुलग रही है सांप्रदायिकता की, वो सिर्फ वहां के लिए नहीं सुलग रही है, वह वहां की सत्ता के लिए सुलग रही है। वैसे ही सुलग रही है जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर कर रहे हैं। अंग्रेजों का एजेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंग्रेज उसे 32 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति बनाते हैं, वाइस चांसलर बनाते हैं। आप समझ लीजिए कितने चहेते थे ये अंग्रेजों के। एक वजीफा लेता था, एक माफी मांगने का और मुखबिरी करने की फीस लेता था सावरकर, और इसी तरीके से ये होगा। तब उस समय आज जो हो रहा है उससे आप देखिए, आज एक तरफ भाजपा उस हिंदू को भड़का रही है, तमाम तरह से बिहार से और दूसरी जगह से हिंदू लाए जा रहे हैं और उनको करके कराया जा रहा है। वहां क्या होता है, एक मुसलमान की हत्या होती है, 2 हिंदू की हत्या हो जाती है। देखिए आप खेल को देखिए। और गुजरात से लाया गया वो पठान, वहां पर जब दंगे हो रहे होते हैं तो पीते हुए चाय कहता है, अब चाय की चुस्की का मजा आ रहा है। वो यूसुफ पठान यह कहता है। जो कौन लाया? ममता बनर्जी लेके आई। कहां से लेके आई? मोदी के गुजरात से। और उसके मोदी से अच्छे रिश्ते रहे। खेल को समझ लीजिए आग कैसे लगती है। अब इसका एनालिसिस कर लीजिए उसी जो मैं कह रहा हूं अगाध क्रिस्टी की उपन्यास से, कि हत्यारा कौन, किसको सबसे ज्यादा फायदा और क्यों। तो जान लीजिए, जो वहां पर वोटों का अंतर है भाजपा और टीएमसी में, वो करीब 4-5% का अंतर। यदि ये फसाद होंगे तो यही दोनों युद्ध में रहेंगे, वहां के चुनावी मैदान में रहेंगे। दोनों के बीच ही सिर्फ संघर्ष होगा और बाकी सब पिक्चर से गायब हो जाएंगे। वो वामपंथी गायब हो जाएंगे, वो कांग्रेसी गायब हो जाएंगे, किसी की कोई चर्चा नहीं रहेगी। एक तरफ मुस्लिम हितैषी, और यहां पर भी खेल, ममता बनर्जी मुसलमानों के साथ खड़ी हो जाती हैं और उनके भतीजे अभिषेक हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। खेल को आप यहां पर भी देख लीजिए, यानी यहां पर भी हमें कैसे खेल करना है। उधर भाजपा जिस तरह से कर रही है, अब इन सब खेल में बाकी सब खत्म, मुद्दे खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, हर चीज खत्म। हर समय हम लड़ते हुए दिखे। आप देखिए, यही जो उपराष्ट्रपति है जो आज संसद के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहा है, जजेस के खिलाफ बोल रहा है, यही बंगाल का गवर्नर था। ममता बनर्जी के खिलाफ न जाने किस किस तरह की चिट्ठियां लिखता था केंद्र सरकार को, वो रिकॉर्ड में मौजूद है। और ममता उसको हटाने के लिए रोज वो करती थी, उस पर आरोप लगाती थी, हमले करती थी। लेकिन जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था, संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार थी, जो देश के पहले दलित डिप्टी
पीएम की बेटी थी, बाबू जगजीवन राम की, तो ममता बनर्जी किसका साथ देती? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उसी जो बंगाल में गवर्नर था जिससे ये चोंचे लड़ा रही थी, वो जगदीप धनखड़ का साथ देती। और उस समय विपक्ष के पास इतनी सीटें थी, यदि एक साथ हो जाते तो शायद बन जाता उपराष्ट्रपति विपक्ष का। तो अब आप समझ सकते हैं इस तरह का खेल था, लेकिन ममता बनर्जी एकदम से उधर साइड कर जाती है। यह खेल समझ लीजिए। तो अभी जो हो रहा है इससे क्या हो, ये आग जम्मू कश्मीर में भी काम आएगी, ये आग बिहार में भी काम आएगी, ये आग काम आएगी तमिलनाडु में भी, और यह आग काम आएगी केरल में भी, क्योंकि केरल में जाके इन्होंने साधा है ईसाइयों को। अब आप खेल को पूरा समझ लीजिए, वहां ईसाइयों को साध रहे हैं, ईसाई और हिंदू दो मिल गए तो ये खेल को बिगाड़े। तो इस तरह से करके इन्होंने पूरी साजिश रची। तो यह है साजिश, इसीलिए मैं कहता हूं इस पर। तो राहुल गांधी क्या करते हैं? राहुल गांधी यही तो कहते हैं। राहुल गांधी एक पॉडकास्ट में जब बात करते हैं तो यही बताते हैं कि मैंने क्या सीखा है नेहरू जी से। नेहरू जी ने हमें राजनीति करना नहीं सिखाया, बल्कि हमें डर का सामना करना सिखाया और सच के साथ खड़ा होना सिखाया। उन्होंने भारतीयों को अत्याचार का विरोध करने और उससे कैसे जीता जाता है, स्वतंत्रता हासिल करी जाती है, उसकी हिम्मत दी है। उन्होंने कहा नेहरू की सबसे बड़ी विरासत सच की निरंतर खोज है, और यही सिद्धांत उनके पूरे जीवन को भी आकार देता है। यानी राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, मेरे अंदर वही खोज और जिज्ञासा है जो पंडित जी चाहते थे, और इसी सच्चाई को जानने की जिज्ञासा जो नेहरू जी में थी, उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ा। और इसीलिए मैं खोजते खोजते पहुंचा कि दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो वंचित समाज के साथ अन्याय हो रहा है, उसको लेकर के हमें कैसे लड़ना है, इसकी प्लानिंग करनी और इस पर हमें काम करना है। हमें जाके सबसे नीचे वाले व्यक्ति को अधिकार देना है, और इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने कहां करी? गुजरात में। वहां पर उन्होंने कह दिया कि अब कांग्रेस पार्टी में जो जिला अध्यक्ष होगा, उसके साथ में जो कमेटी के साथी होंगे, वो तय करेंगे कि कौन क्या होगा, कौन कैसे लड़ेगा और किसको क्या मिलनी चाहिए। तो सारी पावर वहां दे, यानी सारी पावर नीचे जाए। बस यही तो तकलीफ है, क्योंकि ममता बनर्जी क्या चला रही? एक परिवार की पार्टी। वहां जाकर के नरेंद्र मोदी, भाजपा कभी नहीं कहती कि ये परिवारवादी। वहां जब बंगाल के बाद आते हैं तो दूसरों को नहीं कहते। जो जो पार्टियां इनके साथ मौजूद हैं उन्हें परिवारवादी नहीं कहते, चाहे पासवान का परिवार हो, चाहे किसी का परिवार। चाहे आप महाराष्ट्र में चले जाइए, चाहे कहीं चले जाइए, तो परिवारवाद ये है। तो यहां जो संघ का खेल है वही खेल आप देख रहे हैं। इसलिए आप इसमें विचलित हो, उसकी बजाय आपको सवाल उठाना चाहिए। ये बार बार इस तरह से क्यों होता है? जब जब कहीं चुनाव होते हैं, बंगाल में हिंसा या कहीं और हिंसा, और इस तरह की हिंसाएं करा के एक नफरत का माहौल बनाया जाता है। और जब इस देश के अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही थी जिसने कहा कि नहीं, इस देश में हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, तो वो उस अपने वचन को निभाने निकलती है तो उसको बदनाम किया जाता है। ये लड़ाई है, बड़ी गहरी लड़ाई, इसे आपको समझने की जरूरत। यदि वक्त रहते आप नहीं समझे तो आप ये जान जाइए
कि इससे और क्या हो रहा है, इससे मुख्य मुद्दों की बात ही खत्म हो जा रही है। हम आपसे सांप्रदायिकता पे बात कर रहे हैं। हम आपसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि जब सांप्रदायिकता से हटता है तो ये कहां ध्यान ले जाते हैं, अरे सोनिया तो विदेशी हैं, उनके विदेशी महिला का बच्चा तो ऐसा होता है, उसका ये होता है, वो तो ऐसे रहती थी, उनकी बिकनी की फोटो, उनकी इसकी फोटो, वैसी फोटो, ये सब क्रिएटेड बनाई जाती। क्यों? आप उस पर बात ना करें। आप यह ना पूछें कि देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है। जब क्रूड ऑयल इतना सस्ता है तो फिर पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है? 38 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने लूट लिया इस देश के नागरिकों से। इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया और झूठ बोलते हैं। इस देश के लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। लोगों की बचत खत्म हो गई है। घर परिवार रोजगार सब न भारत में अच्छा है न विदेश में अब अवसर मिल रहे हैं। भारत की साख गिर रही है, दुनिया में बर्बाद हो रहे हैं। शिक्षा हमारी चौपट हो गई है, उसका सरकारीकरण हो गया। तब आप यह सवाल न करें, इसलिए यह होता है। तो आप अपने बच्चों का यदि भविष्य देखते हैं तो टीएमसी और बीजेपी की इस नीति से सावधान हो जाइए। यह मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की तरह वाला खेल, समझ जाइएगा, अच्छा है। नहीं तो लड़ते रहिए, मरते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। जो मर जाते हैं उनका आप नाम नहीं याद रख पाए, जानते नहीं। और इसके उदाहरण आप कासगंज के उस गुप्ता लड़के से ले लीजिए, या बहराइच में मरे उस लड़के से ले लीजिए, या किसी और से ले लीजिए, या संभल में मरे तीनों पांचों लड़कों से ले लीजिए, किसी का कोई नाम। यानी आपको मौत के मुंह में ढकेल के इनकी सत्ता चलनी चाहिए। फैसला आपको करना है, क्योंकि इन्होंने बनाया नहीं है तो इन्हें दर्द नहीं। सोचिए। जय